औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। जनाब वाला, अगर हम माहौल की बात करें, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, अगर हम वेदर की बात करें, तो हर जगह एक अजीब तग़य्युरात पैदा हो रहे हैं। एक मुसलसल तब्दीली देखने में आ रही है। सियासी तब्दीली की बात नहीं कर रहा मैं, हकीकी तब्दीली की बात कर रहा हूँ, जो कि मुसलसल मौसम के अंदर देखने में आ रही है। और अगर मैं आलूदगी के लिहाज से शहरों का इंडेक्स देखना शुरू करूं तो लाहौर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर मुझे दिखाई देगा, जिसके बाद ये सूरत हाल वाकई काफ़ी हद तक खराबी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर मौसम मजीद खराबी की तरफ आएगा, या फिर जो पोल्यूशन के मामलात मुसलसल चल रहे हैं उसमें मजीद मामलात ख़राब होंगे, मजीद मामलात जो हैं वो इस तरफ आते हुए दिखाई देंगे, जिस तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि जिसके असरात तिबी मामलात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगे, लोग बहुत ज़्यादा बीमारी की तरफ आ जाएंगे। और वैसे भी जो आलमी सतह के ऊपर एटमॉस्फेयर पर काम करने वाली तंजीमें हैं, उनकी जानिब से एनवायरनमेंट पर काम करने वाली तंजीमें हैं, उनकी जानिब से भी वाज़े तौर पर यही कहा जा रहा है कि इस तनाजुर में कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि अगर ये मामलात ऐसे ही चलते रहे तो लोगों के अंदर सांस की बीमारियां जो हैं वो मुसलसल तेज़ी से परवरिश करती हुई पाई जाएंगी, या फिर उन मामलात के तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इसके बाद बुखार की जो है वो कैफियत काफ़ी हद तक हो सकती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अक्सर इन्हीं मामलात के ऊपर अपना मुफस्सिल तज्जिया पेश करती हैं, डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगी सूरत हाल के अंदर, अगर यही एटमॉस्फेयर की सूरत हाल रही, यही पोल्यूशन की सूरत हाल रही, तो आगे क्या मामलात जो हैं वो तिबी बुनियादों पर मुरत्तब हो सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिस तरीके से हमारे पास ये फ़ज़ाई आलूदगी में रोज़ाना की बेसिस पर इजाफा हो रहा है, वो मुख्तलिफ इक़साम के जो हमारे पास अमराज हैं वो उसमें जो है इजाफा कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, फ़ज़ाई आलूदगी को जो है हमें इसमें एक तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम देखें कि फ़ज़ाई आलूदगी क्यों हो रही है और ये इतना ज़्यादा हमारी जो इंसानी सेहत पे जो मुज़र असरात मुरतब कर रही है कि अभी जैसे लोगों को जो है इनिशियल बेसिस पर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये तमाम चीज़ें हो रही होती है, लेकिन स्पेशली जैसे हमारे पास जो ऐसे अफराद हैं जो पहले से किसी ऐसी संगीन बीमारी में मुब्तला हैं, जैसे डिफरेंट कोमॉर्बिड डिजीज़ होती है, जैसे दमे और डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। इसके अलावा जो हमारे पास स्पेशली जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं, हामला ख़वातीन होती हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा जो है आगे जाकर सीवियर डिजीज़ भी कॉज कर सकती है। और फिर जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके की फ़ज़ाई आलूदगी वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो आगे जाकर, जैसे देखिए ये जो है ना, ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है, ये जो मुख्तलिफ जहरीली जिसे हम कह रहे हैं कि जो गैसें हैं या जो डिफरेंट पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ये हमारी खून की नालियों में जो है जब शामिल हो जाती हैं तो फिर वो मुख्तलिफ इक़साम की जो है बीमारियां कर रही होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है। और फिर जब किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, और फिर हार्ट अटैक, और फिर लोगों के जो है दिल बंद होने के भी इसमें जो खतरात होते हैं। और फिर इसके अलावा जो है मुख्तलिफ हमारे पास दिमागी अमराज भी अब जो है मुख्तलिफ रिसर्च के बाद सामने आ रहे हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा इस फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासिर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा इसको फेस करते हैं, उसमें जैसे हमारे पास अल्जाइमर की बीमारी है, डिमेंशिया की बीमारी है, ये फिर वो लोग इसमें भी जो है मुब्तला हो सकते हैं। और अभी एक हालिया रिसर्च ये भी आई है कि जो हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं ना, स्पेशली उनकी जो ग्रोथ होती है, जिस्मानी ग्रोथ के साथ साथ जो उनके एक दिमाग की जो एक नशोनुमा होती है, जो ग्रोथ होती है, वो भी इससे बहुत हद तक जो है मुतासिर हो रही होती है। तो ये तमाम चीजें हैं कि जो आस्ता आस्ता करके ना उस इंसान की जो है कुव्वत मुदाफ़ियत को भी जो है वीक कर रही होती है। और अगर वो बहुत देर तक ऐसे जो है पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में वो शख्स रहता है या उस जगह को फेस कर रहा होता है, तो फिर उसको आगे जाकर इस तरीके की जो है बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं।
तो सदफ अकबर साहबा, किस तरह से इस पोल्यूशन से, जाहिर सी बात है कि अब इंसान दुनिया में मौजूद है या इंसान किसी शहर में मौजूद है तो सांस तो लेगा, और अगर सांस लेने में ही उसको इस तरह की बीमारियां जो है वो लग रही हैं, तो कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि अमली तौर पर यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती कि जी एनवायरनमेंट के ऊपर कोई वसी पैमाने पर काम हो रहा हो। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैंने आपसे ये बात की ना कि हमें उन चीजों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए फजाई आलूदगी जो है ना, वो या तो जो हमारी इंसानों की जो डिफरेंट सरगर्मियां होती है, जैसे हम लोग मुख्तलिफ इक़साम के जो है हमारी फैक्ट्री से जो निकलने वाला धुआं है, या हम जब अपनी फसलों को जब जलाते हैं, या फिर हमारे पास धुआं छोड़ने वाली जो है व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उन सब की वजह से जो है ये तमाम जहरीली गैसें वगैरह हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होती है, ठीक है। लेकिन अब जब आपने कहा ना कि जैसे हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसके जो है ना हमें ऐसी प्लानिंग करने की हमें जो है जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा जो है, अब हम जो है ना एक ऐसे आर्टिफिशियल माहौल में चले गए जहाँ पे हमारे पास जो है ताज़ा हवा बिल्कुल भी हमें मैसर नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा हरियाली में जो है वक्त गुजारे, और हरियाली में वक्त गुजारने के लिए हमें प्लांटेशन करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए, उसके अलावा अपने घरों में भी इंडोर प्लांट्स लगाएं, जो ना सिर्फ हमारे घरों की जो है जो उसका एटमॉस्फेयर होता है उसको भी जो है बेहतर कर रहे होते हैं, और फिर हमें इन मुख्तलिफ जहरीली गैसें हैं उससे भी हमें जो है महफूज कर रहे होते हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि ना जो हमारे इंडस्ट्रीज, जो हमारी सनतें हैं, उनको भी जो है हमें मॉनिटर करने की जरूरत है कि वो देखें कि वो अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी पर वर्किंग कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से जो है माहौलियाती आलूदगी में जो है इजाफा हो रहा है। उनको अब जो है एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिसमें जो है हम उसके इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। और फिर जब हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें ये चीज इम्पोर्टेंट होती है कि जो हमारे पास ऐसी मसनूआत है, ऐसी हमारे पास अशिया है जिनकी हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों की जो है रिसाइकलिंग पर भी जो है तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब हम रिसाइकलिंग की तरफ जाएंगे तो उससे भी जो है हम चीजों को जो है कम एक तरीके से जो है वेस्ट कर रहे होंगे, और हमारे पास उन चीजों को जब हम जलाते हैं, जब उनको हम वेस्ट करते हैं, तो फिर उसकी वजह से जो हमारे पास एक माहौलियाती आलूदगी में जो इजाफा हो रहा है उसमें फिर कमी आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहबा, अगर यही सूरत हाल चलती रही, यही इकदाम, क्योंकि जहां तक प्लांटेशन की बात है तो मैं सिर्फ एक शहर की बात ना करूं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इतनी तामीरात हो चुकी हैं कि वहां की ज़रई ज़मीन ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर प्लांटेशन का हम सोच भी नहीं सकते। लाहौर की सूरत हाल ये कि दूसरा नंबर है लाहौर का, और मैं कराची की अगर बात करूं तो माशी हब है। अब यहाँ पर सनतें चलेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, सनतें बंद नहीं कर सकते हम। और 9वें नंबर पर कराची हमें दिखाई देता है एटमॉस्फेयर के हवाले से या फिर ये पोल्यूशन के हवाले से। क्या लगता है आगे आने वाले वक्तों में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सूरत हाल किस तरफ चली जाएगी? क्या ये नंबर मजीद इंक्रीज हो सकते हैं? न्यू दिल्ली पहले नंबर पर है, लाहौर दूसरे नंबर पर है, क्या लाहौर पहले नंबर पर और कराची मजीद आगे आ सकता है? बिल्कुल, देखिए आपने जो है अभी जो बात कही कि हम अब इतने ज्यादा एक जो है ना, जो मैंने भी कहा था कि हम उतना ज्यादा आर्टिफिशियल वे में चले गए। हमने जो है अपनी प्लांटेशन को खत्म करके जगह जगह जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने खड़ी कर दी है, और फिर उसकी देखिए अब जो है ना जब जो है जमाना एक बिल्कुल एडवांस दौर में जा रहा है। हम अगर बाहर मुल्कों की तरफ भी देखें तो वहां पर भी जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब कुछ है, लेकिन अब जैसे अब मैंने बात की ना कि जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी की, कि लोग अब अपने घरों में भी जो है अगर हम जो है इंडोर प्लांटेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी बात है कि हम अगर जो है इंडस्ट्रीज को भी देखें, इंडस्ट्रीज बंद करना इस चीज का हल नहीं है। इंडस्ट्रीज को जो है हमें मजीद एक एडवांस टेक्नोलॉजी में एंटर करने की जरूरत है, कि उनको भी हम जो है इस चीज पर हमें फोकस करें, उनको हम जो है जोर दें कि वो ऐसी चीजें ना करें जिसकी वजह से जो है हमारी फजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। वो भी अगर जो है इस ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे कि ऐसी चीजें अपनी इंडस्ट्रीज में या फिर ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें ना, जिसकी वजह से जो है हम जो है फिर इस चीज को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अभी इस चीज को जो है कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाकर जो है फिर हमारे पास इसके और भी ऐसी चीजें हमारे सामने आ सकती है। फिर उसके बाद देखिए हमें इस पर जो है ना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी देखें, हम जब लाहौर की बात करते हैं या हम अपने डिफरेंट अदर
सिटीज की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो अभी भी जो है उसमें जो है दुनिया भर में हम लोग काफी आलूदगी में ऊपर नंबर पर आ चुके हैं, है ना। तो अभी भी हमारे पास अगर टाइम है तो अब अभी अगर हमने इस चीज को जो है अपने कंट्रोल कर लिया तो सही है, लेकिन नहीं तो आगे जाकर हम फिर इस चीज पर जो है नहीं वो कर सकेंगे। और फिर बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं कि इंसानों के साथ साथ हमारा एक जो नेचुरल और भी चीजें कि जैसे हमारे जानवर हैं, हमारे और भी हमारा एक जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सब भी जो है फिर इनकी वजह से खराब हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि कुछ लोग कहते हैं गाड़ियों का धुआं भी काफी मुज़र सेहत है और वो पोल्यूशन को बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा करता है। और उसके बाद जिद्दत की बात आ जाती है कि बहुत से इलाके ऐसे भी मौजूद हैं या बहुत से ममालिक ऐसे भी मौजूद हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो यूज हो रही हैं। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो पोल्यूशन को कम करने के लिए मुआविन साबित हो सकती हैं अगर उनको यहाँ पर कराची में या फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जा सके तो? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो है गाड़ियों का धुआं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फजाई आलूदगी में, वो चाहे हम कराची की बात करें चाहे हम लाहौर की बात करें, किसी भी जगह पर। क्योंकि और फिर ऐसी गाड़ियां जो जिनके अंदर से ऐसे हमारे पास जो है चीजें या फिर जहरीली गैसें निकल रही होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा जो है हमारे एनवायरमेंट को जो है पोल्यूट कर रही होती है। तो अगर हम जो है सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां या जब हम इलेक्ट्रिक के उसमें जो है चलने वाली गाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो ये जो है हमारी फजाई आलूदगी को जो है काफी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि देखें आजकल जो है ना ज्यादातर चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है, और फिर एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने की वजह यही है कि जो एक बिल्कुल कहना चाहिए कि पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे अपनी मुख्तलिफ सनअतों की बात करें, चाहे हम जो है कोयले की बात करें, चाहे तो फिर इन सब चीजों से जो है हमारी माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर सदफ अकबर साहिबा का यही कहना है कि जी जिस हद तक हमें मुमकिन हो सके प्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए या फिर ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मुसलसल जिद्दत आ रही है और इस जिद्दत के तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि जो ज़रई ज़मीनें हैं या जहाँ पर पौधे उग सकते हैं, घास लगाई जा सकती है, वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं या फिर वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, जिसकी वजह से ज़रई ज़मीन काफ़ी हद तक ख़राब हो रही है, जिसके काफ़ी असरात जो है वो माहौल पर भी मुरतब हो रहे हैं। दूसरे मामलात ये हैं कि जी अगर व्हीकल्स की बात की जाए तो कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और इस तरह की दीगर चीज़ों पर चलने वाली गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ज़्यादातर मामलात जो हैं वो अगर गाड़ियों के हवाले से पोल्यूशन फैल रही है तो गाड़ियों को जो है या तो आप CNG पे कन्वर्ट करें या फिर सोलर एनर्जी पर आप उसको कन्वर्ट करें या फिर इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से काफ़ी मामलात ऐसे सामने आ रहे हैं कि उनको जो है वो इम्पोर्ट करने की यहाँ पर इजाज़त दी जाए या उनको जो है वो लॉन्च करने की इजाज़त दी जाए, तो ये माहौल दोस्त सवारियां जो हैं वो तस्वुर की जा सकती हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ बात करेंगे मुल्क में बच्चों के साथ होने वाली ज्यादतियों के हवाले से या खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियों के हवाले से। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे मुल्क में तेजी से बढ़ते हुए ज्यादती के वाकयात के हवाले से। मुझे बड़ा अफसोस होता है और इस पर मैं क्या कहूं कि जी मुझे रोजाना की बुनियाद पर ही ऐसे वाकयात के हवाले से आवाज उठानी पड़ती है, क्योंकि इस पर कोई बात नहीं होती। आज भी ऐवान के अंदर शोर शराबा रहा, लेकिन किस लिए? महज EVM के लिए या इसी चीज से जुड़े हुए दूसरे मामलात के लिए। मैं एक सवाल करता हूं हुक्मरानों से, अरकान पार्लियामेंट से, उन लोगों से जो अवाम के वोटों से वहां पर कानून साजी के लिए बराजमान हुए हैं, एक दूसरे पर कुर्सियां चलाने के लिए नहीं। उन लोगों से यह सवाल बनता है कि जनाबे वाला कब तक ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे और इन मामलात के ऊपर महज यही कहा जाता रहेगा कि जी या तो लड़की की गलती है या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े होकर कह देंगे कि जी लिबास ऐसा है जिसकी वजह से रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। अब कोई ये बात बताए कि ये छोटी बच्चियों के साथ जो रेप के वाकयात हो रहे हैं, इसके पीछे कौन सा ऐसा माइंडसेट काम कर रहा है जिसके तनाजुर में ये काम
किया जा रहा है मुसलसल। ये गंदा घिनौना काम मुल्क में इतनी तेजी से फैल रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची समेत कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा देहात, कोई ऐसा गांव मौजूद नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि यहां पर ज्यादती का कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अलवीना आगा साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया अलवीना, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अलवीना, क्या कहेंगी इन वाकयात के हवाले से, क्योंकि आज भी कराची में एक लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती का इंकिशाफ हुआ है, ऐसे ही तवातुर के साथ वाकयात हो रहे हैं। कौन सा माइंडसेट काम कर रहा है, समझ से बालातर है छोटी बच्चियों या बच्चों के साथ? जी, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो अली। सबसे पहले तो हमें ये जानने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है कि जहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि हमारी लेजिस्लेशन जो है वो कमजोर है, यानी हमारे पास जो कानून है वो मजबूत नहीं है, और ये कानून मजबूत होने की वजह, ना मजबूत होने की वजह से हमें ये तमाम तरह नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जानने की सख्त जरूरत है कि वुमेन प्रोटेक्शन बिल भी मौजूद है, चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल भी मौजूद है, फर्दर इसमें अमेंडमेंट्स भी आई और इसके ऊपर हमारे तमाम अपर और लोअर हाउस में इसके ऊपर डिबेट भी होती है, जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें। लेकिन यहाँ पे एक और अहम मसला आता है और पेश होता है, वो है एग्जीक्यूटिव बॉडी का इसके ऊपर अपना किरदार। और मैं बहुत ही इज्जत के साथ अपनी आला अदलिया का नाम लेते हुए ये बात मेंशन करूंगी कि अनफॉर्चुनेटली फेयर ट्रायल के नाम पर कहीं ना कहीं अदलिया भी ज्यादती कर जाती है। और जब ये तमाम तो सिनेरियो हम देखते हैं कि जहाँ पर जजमेंट्स में वो एक्सपेक्टेशन जो लोगों को होती है, जहाँ पे कल्प्रिट्स होते हैं, उनका वो वर्डिक्ट नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट्स। दूसरी तरफ अब यहाँ पे एक अहम चीज ये भी है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी अब से नहीं हमेशा से फेल होती दिखाई दी है। जब भी किसी मामले की, इवन अगर जुडिशरी ने कहा है कि आपने ये वर्डिक्ट जो है एग्जीक्यूट कराना है, अब वहां पर अदलिया ने अपना किरदार अदा कर दिया। अब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से उसको करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर सो रही होती है, कभी अगर वो डोमेन फेडरल गवर्नमेंट का होता है तो वहां पे फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं करती है। तो ये सारे, और दूसरा सबसे बड़ी और अहम बात यहाँ पे ये है कि हमारे जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है दीन की, और दुनिया की अवेयरनेस भी नहीं है। ना वो एजुकेशन की तरफ है और ना ही वो दीन की तरफ है। अगर वो दीन को ठीक से समझ जाए, क्योंकि हमारे दीन में एजुकेशन जो है वो एक मैंडेटरी पार्ट है हमारी लाइफ का, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं लेकिन औरतों के लिए भी। यानी अल्लाह ने हर इंसान के ऊपर जो है और हर मुसलमान के ऊपर तालीम को फर्ज किया है। अच्छा, तो अलवीना कैसे लगता है आपको, रोकथाम कैसे मुमकिन है? जाहिर सी बात है या इस तरह का बिल के निशाने इबरत बना दिया जाएगा। इस तरह का बिल अगर असेंबली में पेश हो तो कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इंसानी हुकूक की अलमबरदार बन जाती हैं और वो ये कहना शुरू कर देती हैं कि ये इंसानी हुकूक के मनाफी है। जो फेल वो शख्स कर चुका है, क्या वो इंसानी हुकूक के मनाफी नहीं है? अली, ये जो आप बात करें, बहुत सारे जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं या एनजीओज होती हैं, वो ये बात करती है कि आप ऐसी जो है सजा नहीं दे सकते जो कि जिसमें सजाए मौत है या इस किस्म की एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स अगेंस्ट दी ह्यूमन राइट्स हैं। शेम ऑन देम। क्या एक शख्स दरिंदों की तरह अगर किसी की मोलेस्टेशन कर रहा है, अगर किसी की मॉडेस्टी को आउटरीच कर रहा है, यू आर सो शेमफुल कि आप उसको बोल रहे हैं कि उसका ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। आपकी इंसानियत कहाँ है कि अगर आप मोलेस्टेशन को सपोर्ट कर रहे हैं? ये मुझे ह्यूमन राइट्स के जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं उनकी समझ नहीं आती, उनका दोगला स्टैंडर्ड समझ नहीं आता। क्यों दोगला स्टैंडर्ड है? एक तरफ वो कहते हैं कि हम तो औरतों के साथ या बच्चों के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है हम उनके एडवोकेट्स हैं। आप कौन से एडवोकेट्स हैं? आप तो ह्यूमन एडवोकेट्स है ही नहीं जब आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स को मानते ही नहीं है। दूसरा इसमें साथ आपने बात की कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये मेंशन करना चाहूंगी, एजुकेशन जब तक ठीक नहीं होगी, लोग एम्पावर्ड नहीं होंगे, दीन और दुनिया की समझ नहीं होगी, ये मामला खत्म नहीं हो सकते, एड्रेस नहीं हो सकते। मेन कंसर्न एजुकेशन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है। तो दीन और दुनिया से क्या एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी हुई हैं आपने अलवीना, ये भी तो आप क्लियर करें ना, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि हमारे दीन में इस चीज की जो है वो सख्ती से ममानियत की गई है या इसको जो है वो गुनाह अजीम करार दिया गया है। अली, आप मुझे बताएं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानती हूँ, आप जानते हैं और बाकी के लर्नेड लोग जानते हैं। तो माशरे के हवाले से ही बात कर ले, माशरे के अंदर भी लोग इसको सही तो नहीं समझते ना। अगर किसी छोटी बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है तो फिर लिटरेसी रेट का इसमें क्या लेना देना? मैं जो समझाने की कोशिश करी, थोड़ा सा आप उसको उस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। माई पॉइंट इज ऑब्वियसली everybody understand that is wrong, but my point is कि अगर हम मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जिनको समझ ही नहीं है। आप इस बात से शायद मेरी इत्तेफाक करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस वक्त हमारे आसपास
मैं बहुत ही लोअर कैटेगरी के लोगों की बात कर रही हूँ, जहाँ पे उनको बेसिक लाइफ की चीजों का ही नहीं पता, उनको नमाज का तरीका ही नहीं पता, उनको कलमा ही नहीं आता, लेकिन वो खुद को मुसलमान कह रहे हैं, उनको ये तरीका नहीं आता कि उनको लाइफ में छोटा सा कोई काम कैसे करना है। तो ये सारी बेसिक नीड्स होती हैं इंसान की, जो कि आपको एजुकेशन से या आपको जब आप पॉलिश होते हैं, ग्रूम होते हैं, तो आपको आती है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें जब हमारे उस निचले तबके में नहीं होंगी, अभी भी जो जितने भी मोलेस्टेशन के केसेस हैं वो सारे इंटीरियर में पाए जाते हैं, इंटीरियर पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर बलूचिस्तान में, शहरों में बहुत 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 रेयर है। इसमें वजह यही है कि जहाँ पर उनको अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है, वहां पर ये गलत काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही क्या मतलब शहरों में नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली ऑफिसेज में सब जगह हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, जगह होता है। लेकिन मैं रेशो को कंपेयर कर रही हूँ, जो आप स्टैट्स चेक करें तो आपको अंदाजा होगा जहाँ जहालत बहुत है वहां पर ये केसेस बहुत ज्यादा है। तो अलवीना क्या लगता है आपको, इसके ऊपर कानून साजी एक तो होनी नहीं है, इस हवाले से जो है वो बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए? लॉज हैं बिल्कुल, लेकिन निशान इबरत बनाने का जो लॉ पेश किया गया था, जो बिल पेश किया था, वो मंजूर नहीं हुआ है, और जब मंजूर नहीं हुआ तो इम्प्लीमेंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पे खान साहब ने जब कहा था कि इसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, सारे किसने इसके खिलाफ बात की? इसमें बहुत सारे शीरी मजारी साहिबा ने बात की थी, फवाद चौधरी साहब ने बात की थी, और कुछ पीपल्स पार्टी के अरकान ने बात की थी। अब देखें ना कि मतलब वही लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, और खान साहब की इस बात को निशान, अब हर जगह सियासत शुरू कर देते हैं वो। कुछ उनको थोड़ा सा खुद तो भी सोचना चाहिए कि वो किस किस्म की बात के खिलाफ खान साहब के खड़े हो रहे हैं। तो अलवीना क्या लग रहा है फिर आपको कि इसी तरह से ये मामला चलते रहे? तो देखें, पहले एक बात की जाती थी कि जी सिर्फ खवातीन गैर महफूज हैं, अब बच्चियां भी गैर महफूज हैं, छोटे बच्चे भी गैर महफूज हैं। दूसरी बात, अब तवातुर के साथ ये चीजें देखने में आ रही हैं कि जी वर्क प्लेस के ऊपर भी हरासमेंट का सामना है खवातीन को, या फिर वहां पर भी ऐसे वाकयात हो रहे हैं। आज कराची में वाकया हुआ है कि एक लेडी डॉक्टर को जो है वो उन्हीं के एक दोस्त ने जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया, और रिपोर्ट में वो ज्यादती साबित हो गई है। तो क्या लग रहा है, मतलब घरों से बाहर निकलना बंद कर दें, अपने खवातीन को बाहर जाना बंद कर दें? ये बहुत ज्यादा तकलीफदेह एग्जांपल्स हैं, जहां पर मैं कोशिश कर रही हूँ हाईलाइट करने की उस तबके को कि जहां पर मोलेस्टेशन के केसेस जहालत के एरियाज में या लोगों में पाए जाते हैं, वहां पर एक लेडी डॉक्टर के साथ ये होना, दैट इज कंप्लीटली कंडेमेबल। और उनके कॉलीग उनके साथ करें, कॉलीग्स को तो ऐसा होना चाहिए कि वो आपको आपकी फैमिली की तरह सपोर्ट करे। और अगर इस किस्म के वाकयात होंगे तो लोग अपना ट्रस्ट खो बैठेंगे। कोई फीमेल डॉक्टर्स अपना मेडिकल प्रोफेशन प्रैक्टिस करने से घबराएंगी, इज्जतदार फैमिलियों की लॉयर्स लड़कियां अपने लॉ फर्म में काम करने से घबराएंगी, सहाफी लड़कियां जिनको बाहर निकलना होता है, फील्ड पे स्टूडियो में आना होता है, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगी। सो वी नीड टू कंडेम दिस, लाइक व्हाटएवर इज हैपनिंग, वी ऑल नीड टू कंडेम इट एंड वी हैव टू स्पीक अबाउट इट। लेकिन हम साथ साथ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की जब तक बात नहीं करेंगे, और हमारे इस्लाम में तो टूथ फॉर टूथ एंड आई फॉर एन आई जब क्लियर मेंशन है, फिर आखिर हम कौन सी थ्योरीज को प्रूव कर रहे हैं कि ये इंसान के खिलाफ नहीं है, इंसानियत के, ये अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है? तो क्या हम अपने आप को कुछ ज्यादा सूडो लिबरल पेश करने की कोशिश करें, क्या कर रहे हैं? लेकिन अलवीना देखिए, बात दरअसल ये, कुछ सियासतदान जो है वो दूसरे ममालिक की मिसालें देते हैं कि लंदन में ये होता है, कनाडा में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, तो वो इन मामलात के ऊपर भी तो देखें ना कि कौन कौन सी सजाएं किन किन ममालिक में दी जा रही हैं। अगर बरतानिया में दी जा रही है तो वो किस नौयत की सजा है, बहरीन में दी जा रही है वो किस नौयत की सजा है, या सऊदी अरब में दी जा रही है वो किस नौयत की सजा है, ईरान में दी जा रही है वो किस नौयत की सजा है। उन सजाओं की नौयत नहीं देखी जा रही, हमारे यहाँ खाली तख्ते-ए-दार पर लटका कर उसको आसान मौत दे देना क्या वाकई निशाने इबरत बनाने के काबिल है? देखिए, ज़िया रजीम की लोग बात करते हैं और उस पर तनकीद करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, लेकिन ज़िया रजीम की बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो कि जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, और उसमें एक ये चीज एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के हवाले से भी थी। लेकिन ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की तो मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, और ये जरूर होना चाहिए। जब तक इबरत का निशाना नहीं बनाया जाएगा, इस किस्म के लोगों को उनके दिल और दिमाग में डर और खौफ नहीं बैठेगा, वो इस किस्म की घटिया एक्ट को करने से नहीं घबराएंगे। लेकिन अलवीना, अगर हम माजी से सीखना शुरू करते हैं तो जनरल ज़ियाउल हक की एक मिसाल मिलती है कि उन्होंने जो है वो एक इबरतनाक सजा दी थी एक ऐसे ही एक मुजरिम को, और उसके बाद काफी अरसे तक ये वाकयात रुक गए थे। क्यों हम जो है वो माजी से सीखना पसंद नहीं करते, और हम मगरिब के इशारों पर इतना नाचते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बात कर रहे हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए, ये तो अब आप अपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि हम क्यों माजी से नहीं सीखते। माजी से अगर जहाँ पे अच्छी लर्निंग हमारे लिए है, मौजूद है, तो वहाँ पे हमें जरूर सीखने की जरूरत है। और या फिर अगर हमारा लॉस ज्यादा हुआ है तो वहाँ से भी हमें सीखने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो गवर्नमेंट और अपोजिशन वन पेज पर नहीं होती है, इससे बहुत सारे नुकसान अवाम को होते हैं। ऑपोजिशन कोशिश करती है कि वो गवर्नमेंट को
गिराने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो ये भूल जाती है कि अवाम का नुकसान इसमें नहीं हो रहा। तो अब ऑपोजिशन को भी जरा समझदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर अवाम का नुकसान है, कहाँ पर नहीं है। तो अलवीना, क्या लग रहा है आपको, ये सूरत हाल अगर चलती रही तो समाजी रहनुमा जो मौजूद हैं या ह्यूमन राइट्स जो मौजूद है, उन पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि बाकायदा उनको इंटरनेशनली फंडिंग होती है इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए? उनको इस किस्म की रोकथाम के लिए जो है फंड मिलता है, लेकिन उनको इस किस्म की जो प्रोपेगेंडा होता है उसके लिए भी फंडिंग मिलती है। तो वो दोनों तरफ से पैसे बना रहे होते हैं और सिर्फ पैसे ही बना रहे होते हैं। और अगर वो इतने जेन्युइन ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं तो वो शायद अपनी अंदर की आवाज भी सुन लेंगे और इस किस्म के जो इश्यूज हैं वहाँ पे लेजिस्लेचर को सबसे ज्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट को सामने आना चाहिए। और वेस्ट को हर चीज में फॉलो नहीं करेंगे, हम हर चीज में वेस्ट को फॉलो नहीं कर सकते। आपने कुछ देर पहले यही बात की कि हम डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, दीगर ममालिक की एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, लेकिन हम उसका ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाते। तो हमें पहले एनालिसिस करने की जरूरत है, जहां पर अगर हम वेस्ट की एग्जांपल दे रहे हैं तो हमें अपनी नॉर्म्स और कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस को भी देखना पड़ेगा कि हम किन सर्कमस्टांसेस और सिनेरियोज में रह रहे हैं और वो कहाँ पर रह रहे हैं। इस तरीके से कंपैरिजन करना बहुत ही बेवकूफी है। लेकिन अलवीना, ये भी तो बताएं ना कि अब ये सूरत हाल मुसलसल चल रही है, लेकिन एक नजरिया जो है वो भी मौजूद है तमाम माशरे के अंदर कि मैं सोचता हूं मेरे घर की खवातीन महफूज हैं, मेरी बच्चियां महफूज हैं, मेरे बच्चे महफूज हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि अगर जंगल में आग लगी है तो एक ना एक दिन वो आपके दरख्त तक भी पहुंच ही जाएगी। बिल्कुल, ये तो अब उन्हीं से पूछें जो इक़्तिदार में है या ऑपोजिशन में है, उनको इस चीज का एहसास क्यों नहीं होता, ये उनसे पूछें। तो ये कानून साजी कभी किसी दौर में नहीं हो सकी निशाने इबरत बनाने के हवाले से, क्योंकि अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल मौजूद है तो प्रोटेक्शन किस तरह से दी जाएगी? क्योंकि छोटे बच्चों को बताना कि अगर कोई जो है वो गुड टच क्या है या बैड टच क्या है, ये आसान काम नहीं है पाकिस्तान के मौजूदा इस्लामी जमहूरिया माशरे के अंदर। लेकिन पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हवाले से सबसे ज्यादा अदा कर सकते हैं, फिर इसमें इंस्टीट्यूशन अदा कर सकते हैं। और इस वाले इशू को, टॉपिक को भी जो है एनजीओ ने अपने मफाद में कैच करने की कोशिश की थी और बहुत ही अजीब सी नॉर्म्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी। मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और जो फैमिली है, आपका प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, वो इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें लेजिस्लेशन जो है वो इतनी मजबूत नहीं है लेकिन इतनी वीक भी नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को अपना किरदार ठीक से अदा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलवीना आगा, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना यही था कि जी जिसका किरदार है उसको अपना किरदार अदा करना होगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे घर में मेरे घर वाले महफूज हैं, तो मैं दोबारा अपना जुमला दोहराऊंगा कि अगर जंगल ने आग पकड़ ली है तो ये आग फैलते फैलते आपके दरख्त को भी जलाकर राख कर देगी। खुदारा सोचिए, ये मामलात की तरफ तवज्जो मत दीजिए कि जी मैं अपने बच्चों को खुद छोड़ने जाता हूं या खुद लेने जाता हूं, या मेरी खवातीन जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती, या मेरी खवातीन अगर घर से बाहर निकलती हैं तो वो ड्राइवर के साथ निकलती हैं। तो ये सब सोचना इंतहाई बेवकूफ़ी के मुतरादिफ है, क्योंकि जब अपने ही ऐसे हो जाएं कि आज जो वाकया पेश आया है उस पर ही सोच लिया जाए कि उनके एक कलीग ने ही उनको जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया। और अगर कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आएंगे जो बोलेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर यह बात साबित हुई है कि जी ज्यादती की गई है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ज्यादती में जमीन आसमान का फर्क है। खुदारा किसी के किरदार पर उंगली उठाना छोड़ दीजिए। अगर किसी बिनते हव्वा ने यह सोच लिया है कि मैंने किसी शख्स पर भरोसा किया है या वो शख्स से मैंने दोस्ती की है तो वो मुझे इस तरह के दरिंदाना सिफ्त का निशाना बना देगा, तो उसके बाद ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं किया जाए। समाजी रहनुमाओं की बड़ी बात हुई गुफ्तगू के अंदर। मैंने सोचा कि एक समाजी रहनुमा को भी जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं कि आया वो क्या सोचते हैं इस मामलात के ऊपर, क्योंकि ये मामलात तेजी से बढ़ रहे हैं। कपिल देव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अक्सर इन्हीं मामलात के ऊपर आपको दिखाई देते हैं, अखबारात में दिखाई देते हैं या फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको इनकी तकरीरें मिल जाएंगी कि जी कपिल देव साहब इस पर क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया कपिल, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कपिल, क्या कहना पसंद करेंगे सूरत हाल के अंदर कि ये वाकयात इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और सिर्फ एक नहीं बल्कि 10 जगह जो है वो खबरें छप जाती हैं कि जी फला फला इलाकों में ये वाकयात हुए हैं, हो क्या रहा है इस पाकिस्तान के अंदर? देखें, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। यकीनन एक लम्हा फिक्रिया है और ये सोचने की बात है कि ये वाकयात इस कदर क्यों बढ़ रहे हैं और क्या है। एक जो चीज हमें समझ में आ रही, शायद मेरे ख्याल में ये जो आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है और जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब ये चीजें ढकी छुपी नहीं रहती हैं। शायद चीजें पहले भी हुआ करती थी, मगर इंफॉर्मेशन के फ्लो के साथ और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो इस किस्म के वाकयात अब छुपे नहीं जाते हैं। मगर दूसरी बात ये, अगर इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं तो हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है इन सारे
इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में और इनके ऊपर मौसर किस्म के इकदाम लेने में। ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, हुकूमत के लिए भी, और हुकूमत के जो मुंसलिक जो जितने भी इदारे हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो जस्टिस सेक्टर के सारा जितने भी मुंसलिक इदारे हैं, तो ये इदारे क्यों नाकाम हो रहे हैं और क्या वजूहत हैं कि हमें ये समझने की जरूरत है। और कई सारे हम देखते हैं रिसर्चेस हुई हैं, मेरे ख्याल में यूएन से लेकर जो निचली सतह बड़े बड़े इदारों ने रिसर्चेस की हैं, उसकी फाइंडिंग्स पढ़ी हैं, उसकी जो सिफारिशात हैं वो भी पढ़ी हुई हैं, मगर ये सिर्फ सारी चीजें कागजों की हद तक महदूद है और इसके ऊपर कोई भी अमली काम है वो नहीं हो रहा है। ये मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज है जिसमें अगर हम देखें ग्लोबली पाकिस्तान के इंडिकेटर किस तरफ जा रहे हैं, चाहे सिंफी मसावी हकूक की बात करें, चाहे बच्चों के जो रेप के वाकयात इसके ऊपर बात करें, या फिर अकलियत के हवाले से बात करें, जो भी मुद्दा उठाते हैं सब में हमारा जो बैनुल अक़वामी सतह पर हम जो तंजली की तरफ जा रहे हैं दिन ब दिन। अच्छा, तो कपिल ये भी बताइएगा ना कि अगर यही सूरत हाल चलती रही तो देखें, पहली बात ये, आपसे पहले अलवीना आगा साहब मेरे साथ मौजूद थी, उन्होंने यही बात की कि वुमेन प्रोटेक्शन बिल मौजूद है, चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल मौजूद है, इतने बिल्स होने के बावजूद भी ये सूरत हाल है कि ना वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मतलब ये बिल्स क्या महज कागज का टुकड़ा समझा जाए? देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान जो सूबा सिंध और पीपल्स पार्टी को अक्सर इस बात की क्रेडिट मिलती है कि जनाब ये कानून साजी बड़ी अच्छी करते हैं। भाई मैं कहता हूँ बहुत होगी कानून साजी, बंद कर दें आप। कानून साजी की जरूरत नहीं है, मजीद कानून के ऊपर कानून बनाते जा रहे हैं, कानून के ऊपर कानून बनाते जा रहे हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? इसके ऊपर जो अमल दरमाद है वो कौन करेगा? अगर इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर सकते फिर आप कानून न बनाए। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में दो तीन चीजें जो मैं समझाना, जो मेरी समझ है कि एक तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि जो बिल बनते हैं उसकी अवेयरनेस कितनी है, दो सतहों पे अवेयरनेस। एक तो आम पब्लिक में कितनी अवेयरनेस है, दूसरी है जो मुंसलिक इदारे हैं या जो इम्प्लीमेंटेशन के जिनको करनी है, चाहे पुलिस है, चाहे जस्टिस सेक्टर है, लॉ डिपार्टमेंट है, हेल्थ के डिपार्टमेंट है, उनके जो अमला है, उनका जो स्टाफ है, उनको या उनके जो क्या कहते हैं एम्प्लॉइज है, उनके पास कितनी मालूमात है। नंबर वन जी, ये बिल तो बनते हैं, ये सेक्रेटेरिएट जो कोई बिल बनता है उसका एक डिपार्टमेंट होता है, वो उसको पेरेंट डिपार्टमेंट होता है या वो उसका कस्टोडियल डिपार्टमेंट होता है। कस्टोडियल डिपार्टमेंट वो बिल जब बनता है उसके बाद वो रूल्स ऑफ बिजनेस बनने में कितना टाइम लगता है और क्या वो रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल होते हैं, जिलाई सतह तक, या फिर वो सिर्फ कराची के हद तक या जो सूबा का मरकज है वहां तक चीजें होती हैं। तीसरी अहम चीज ये इसमें समझने की है कि बिल तो बन जाते हैं, मगर मैं आपको छोटा सा मिसाल दूं, बिल में लिखा हो हम चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे। अरे भाई, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो कहने का मकसद ये जितने बिल्स बनते हैं वो रिसोर्स की एलोकेशन नहीं होती है, बजट्स की एलोकेशन नहीं होती है। नतीजे में क्या होता है कि जब आप रिसोर्सेज नहीं एलोकेट करेंगे, उसकी हायरिंग नहीं होगी, बिल तो बना लिया मगर आपके 3 साल के बाद बनते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस, उसके बाद आपके होते फंड्स आते हैं। कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि विटनेस का, जिस तरह आपको पता है कि जो विटनेस होता है किसी केस में उसकी भी प्रोटेक्शन का कानून है पाकिस्तान में, मगर आपको पता है पुलिस डिपार्टमेंट खुद को मतलब कानून 5 साल के बाद पता लगा अच्छा ये भी कानून है। कोई वुकला की अवेयरनेस नहीं है, सेंसिटाइजेशन नहीं है, जजेस को भी नहीं पता नए नए कानून कौन से बन रहे हैं। क्यों? कानून को इधर थोक के हिसाब से बन रहे हैं, कानून बनते जाते हैं, करारदादें हर रोज मंजूर होती हैं, कॉल अटेंशन नोटिस आते हैं। क्यों? पार्लियामेंट को तो बिजनेस करना है, मगर ये पार्लियामेंट जितना बिजनेस हो रहा है उसका जो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वो कितनी हो रही है, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इंप्लीमेंटेशन आप तभी कर सकेंगे, देखें ना आप, मसला ये है कि गवर्नमेंट के ये जो गवर्नमेंट ज्यादातर एनएसआर कर रही है, रिलाई कर रही है एनजीओ के ऊपर, जो बैनुल अक़वामी इदारों के ऊपर एनएसआर कर। भाई आप एनजीओ कितना करेंगे? मिसाल के तौर पर आप एनजीओ के पास एक लिमिटेड मैंडेट है, वो एक लिमिटेड प्रोजेक्ट, टाइम बाउंड एक उसका प्रोजेक्ट होता है, 6 माह का प्रोजेक्ट है, साल का प्रोजेक्ट है, या उसके पास एक महदूद एरिया है, महदूद वसाइल है। मगर ये तो बुनियादी तौर पर हुकूमत का काम है कि वो इन चीजों के ऊपर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करे, रिसोर्स एलोकेट करे और मासेस को अवेयरनेस दे। जब आप मासेस को अवेयरनेस नहीं देंगे तब तो उसके बगैर कुछ नहीं होगा आपका। तो कपिल, क्या लगता है आपको इंप्लीमेंट ना होने की वजूहात क्या है? पहली बात। दूसरी बात, मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि बहुत सारी सतह पर यह आवाज उठाई जाती है कि जब तक आप रेप या ज्यादती के जो मुजरिम हैं उसको जो है वो तख्तेदार पर लटकाने के अलावा निशाने इबरत बनाई जाने वाली जो है वो सजाएं नहीं देंगे, तब तक ये केसेस नहीं रुकने वाले। क्या लगता है, आप मुत्तफिक है मेरी इस बात से? देखें, इसमें मैं आपको बात बताऊं, ये डेथ पेनल्टी की बात होती है। देखें ग्लोबली कई सारे ममालिक हैं, आप देखें डेथ पेनल्टी वगैरह ये दुनिया में खत्म हो चुकी है। ठीक है, फांसी पर लटकाना वगैरह ग्लोबली महजिब ममालिक में ये नहीं है, ये चीजें नहीं चलती हैं। आप ज़ैनब का वाकया उठा के देख लो, उसके बाद फांसी दी क्या, उसके बाद क्या वाकयात रुक गए? ये वाकयात तो सर उसमें निशाने इबरत भी तो नहीं बनाया गया ना, खाली तख्तेदार पे लटका के जान छुड़ा ली गई।
जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि देखें कि ये जो हमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट में जिसको कहते हैं, जी। जब तक आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं देंगे लोगों को, जब तक उसकी मतलब कि वो मुशक्कत वाली पनिशमेंट हो, दिगर किस्म की पनिशमेंट, रूल्स इसके स्ट्रिक्ट बनाए जाए, और इसके रेप के कोई वाकयात होते हैं तो उसको मेहरबानी करके उसको 30 डेज के अंदर केस को खत्म करें आप, 90 डेज के बाद 30 डेज के अंदर लाए इसको, केसेस को जितना जल्दी रैपिड मैं कहूंगा जिसकी प्रोसीडिंग्स होंगी केस को, तब तक ये मामला नहीं होंगे, और इसके स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए और इसके स्पेशल जजेस होने चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड हो और जजेस भी ट्रेंड हो। जब जजेस ट्रेंड होंगे और उसकी क्या केस की जो पैरवी है, केस की जो कार्रवाई है वो अगर जल्दी चलेगी, मेरे ख्याल में तभी जाकर ये केसेस रुक जाएंगे, और तभी जाकर मेरे ख्याल में कुछ मिसालें कायम हो कि भाई आप पुलिस डिपार्टमेंट भी या जुडिशरी ये कहे कि भाई हमें ये तो पता चलता है कि इतने केसेस हुए हैं, रेप हुए हैं, क्या हमें ये पता है आपको और मुझे कि भाई इतने केसेस में इतने नंबर ऑफ पर्सन को सजा हुई है, या इतने केसेस आए थे और उसमें ये, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है अभी तक, हमें मुझे नजर नहीं आई है कि भाई पिछले 2 साल में 35, 50, 60 जो भी नंबर है, इतने मुजरिमों को फांसी चढ़ी है या उनको सजाएं दी गई है, कोई ऐसा डेटा नहीं मिलता है हमें आज तक। तो कपिल, आपको क्या लगता है किस किस्म की सजाएं देनी चाहिए? क्योंकि बकौल आपके जो महज़िब ममालिक हैं वहां पर सजाए मौत का जो कानून है वो खत्म कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है सर, निशान इबरत बनाने के लिए और कौन सी सजाएं मुरत्तब की जाएं? देखिए, निशान इबरत बनाने के लिए मैं तो कहूंगा ये जो बाकी ममालिक की मिसालें देख सकते हैं कि वहां पर क्या कवानीन है, मगर मैं समझूंगा ऑफकोर्स हमारे पास देखेंगे सजाएं तो वही जेल में जाना होता है ज्यादा से ज्यादा हमारे, मगर जेल में भी ऐसी उस किस्म की जो क्राइटेरिया बनाया जाए, ऐसी सर वो वहां पैसे खर्च करेगा, उसको वहां प्रोटोकॉल मिल जाएगा, तो जेल में जाने का फायदा क्या सर? बीच की एक दीवार है, दुनिया तो उधर भी आबाद है। बिल्कुल सही बात है आपकी, और यही बात है कि जब कानून बनाने वाले इदारे, कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर वहां पर जब करप्शन होगी, वहां पर इस किस्म की क्या कहूँगा 2 नंबरियां होंगी, तो आप कौन सा भी दुनिया का अच्छे से अच्छा कानून बनाए? पाकिस्तान में कितने कानून बने, 150 अच्छे बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं, मगर कानून की जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि सिस्टम के अंदर हमारे पास, मैं तो इसको कहता हूँ स्ट्रक्चरल करप्शन है हमारे पास, ये पूरे निजाम के अंदर करप्शन छुपी है, निचली सतह से लेकर जो जेल के बाहर जो मेन गेट पे बैठा पुलिस वाला, वहां से लेकर जेलर से लेकर अंदर जो खाना देने आता है, सर्व करने, हर सिस्टम में करप्शन है। आपको हर कहते जो टिफिन होता है, टिफिन का 50 का नोट पास करना होता है, तब जाके आपको खाना मिलता है शायद मेरे ख्याल में जेल में। तो ये सिस्टम के अंदर करप्शन है सर, करप्शन में कंट्रोल नहीं होगी, आप कितने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कानून में देखें ना, हम कहते हैं कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट बनानी है, अगर उसको इबरत का निशाना बनाना है उसके लिए भी कानून तो बनेगा, ये कानून बनाए, दोबारा वो कानून बनेगा मगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, वाकई इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कपिल, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। और वाकई अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हो और कवानीन मुरत्तब कर दिए जाएं तो वो कवानीन महज असेंबली में पेश होने वाले बिल जो कि कागज के ऊपर पेश किया जाता है उससे ज्यादा और कुछ हैसियत नहीं रखते और कुछ वजन नहीं रखते, और अगर उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो इदारों की साख बहुत मुतासिर होगी और इदारों की साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो सामने आ जाएगा कि आया अगर ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा तो इन इदारों के ऊपर कौन सा ताला लगा दिया जाए, ये भी बता दिया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।